जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी ये रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की क्लास होती है, जिसमें हम मोस्ट 50 क्वेश्चनों को कवर करते हैं और इन मोस्ट 50 क्वेश्चनों में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस इंक्लूड रहते हैं। तो आप केवल क्लास के अंत तक बने रहें और क्लास के अंत में ये भी बताइएगा इन 40 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और जिन क्वेश्चंस का आपको आंसर आता है उसका आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। पहला कह रहा है खाद्य एवं कृषि संगठन, दूसरा कह रहा है विश्व व्यापार संगठन, तीसरा कह रहा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और लास्ट कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं स्थित है। बता दें, इसका संगठन जो है अर्थात खाद्य एवं कृषि का संगठन का मुख्यालय जो है रोम अर्थात इटली में स्थित है। कहाँ पर भैया? रोम के इटली में स्थित है, तो याद रखिएगा। और जितने भी ऑप्शंस दिए हैं, विश्व व्यापार संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन सभी के मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित हैं, जबकि खाद्य एवं कृषि संगठन का जो है मुख्यालय रोम अर्थात इटली में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया। तो बताइए, कौन से यूरोपीय संघ देश की खुद की अपनी मुद्रा है? स्वीडन की, जर्मनी की, फ्रांस की या स्पेन की? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जर्मनी की अपनी खुद की एक मुद्रा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है। तो बताइए, साबुनीकरण की प्रक्रिया में जो प्राप्त अल्कोहल होता है उसे क्या कहा जाता है। पहला कह रहा है मिथाइल अल्कोहल, दूसरा कह रहा है कास्ट स्प्रिट, तीसरा कह रहा है इथाइल अल्कोहल और लास्ट कह रहा है ग्लिसरॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ग्लिसरॉल यही जो है साबुनीकरण प्रक्रिया में का प्राप्त अल्कोहल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है। तो बताइए भैया, विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट का, लोहा का, तांबा का या निकिल का? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा का विद्युत चुंबक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, लोहा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। तो बताइए भैया, किसको जो है रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? रेखा सिंह को, रंजना चौरसिया को, सोनाली मिश्रा को, प्रीति कौर को? तो राइट आंसर हो जाएगा सोनाली मिश्रा को जो है अभी हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सोनाली मिश्रा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो बताइए दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं? पहला कह रहा है धुलाई मशीनों में, अगला कह रहा है सौर हीटरों में, फिर अगला कह रहा है माइक्रो ओवनों में, और लास्ट कह रहा है फ्रिजरेटरों में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रिजरेटरों में जो है इनका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि
भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो बताइए दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें प्रमुख प्रदूषक के रूप में जो है किसका उपयोग किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, भोपाल में यह घटना जो हुई थी ये जो है 2 दिसंबर, कब भैया, 2 दिसंबर 1984 में की गई थी, जिसमें से हजारों लोग जो है मारे गए थे। ठीक है, यह घटना कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 में भोपाल में यह घटना हुई थी। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम में, फ्लॉपी डिस्क में, रोम में, हार्ड डिस्क में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रैम में जो है वो जा कर के अटक जाता है। ठीक है भैया, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सिखों के धार्मिक स्थलों में से निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए सिखों को कौन सा धार्मिक स्थल है जो भारत के बाहर है? तो पहला कह रहा है नानकाना साहिब, पटाउका साहिब, तीसरा कह रहा है केशवगढ़ साहिब और लास्ट कह रहा है नांदेद। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नानकाना साहिब, यही जो है भारत के बाहर स्थित है। और बता दें यह नानकाना साहिब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, यही जो है आपका भारत के बाहर स्थित है और कहाँ पर? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो है स्थित है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला कह रहा है मिर्गी एक बीमारी है। तो बताइए दोस्तों मिर्गी एक कैसी बीमारी है? हृदय की, स्नायु प्रणाली की, त्वचा की या श्वसन प्रणाली की? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मिर्गी एक प्रकार की स्नायु प्रणाली की जो है बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें मिर्गी को अपस्मार के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भैया? अपस्मार के नाम से इस बीमारी को भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो बताइए, पहला कह रहा है उसे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिए जाएं। अगला कह रहा है उपयुक्त वेग के इलेक्ट्रॉन उससे टकराएं। और तीसरा कह रहा है वह गर्म हो जाए। और लास्ट कह रहा है उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यक्ष किरणें किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो बताइए दोस्तों यक्ष किरणें किस प्रकार की तरंगे होती हैं? प्रत्यास्थ होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, विद्युत चुंबकीय होती हैं या अनुदैर्ध्य होती हैं? तो यक्ष किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? तो बताइए दोस्तों आधुनिक हिंदी का जो है अग्रणी साहित्यकार कौन सा है? देवकी नंदन खत्री, श्रीनिवास दास, मुंशी प्रेमचंद या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। और बता दें आधुनिक हिंदी को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन से हैं? पहला आपका है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग और चौथा है आधुनिक युग। ठीक है, तो यही जो है 4 युग हैं। और पहले अग्रणी युग जो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के निम्न संग्रहालयों में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? तो बताइए दोस्तों इनमें से किसका स्थान गलत तरीके से अंकित किया गया है? पहला कह रहा है नेपियस संग्रहालय तिरुवनंतपुरम, अगला कह रहा है वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय मुंबई, अगला कह रहा है सालारजंग
संग्रहालय हैदराबाद, और लास्ट कह रहा है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली। तो इन सभी में जो है ऑप्शन नंबर बी आपका गलत दिया हुआ है। वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय मुंबई, यही जो है गलत दिया हुआ है। और बता दें वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय जो है दिल्ली मुंबई में ना स्थित होकर के ये जो है गुजरात में स्थित है। तो कहाँ पर भैया, गुजरात में स्थित है, इसका मुख्यालय जो है मुंबई में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उत्पादन के घटक की अवसर लागत होती है, तो क्या होती है? तो बताइए इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा जो वह किसी अन्य उपयोग में अर्जित कर सकती है, यही जो है उत्पादन के घटक की अवसर लागत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मावलंकर थे, हुकुम सिंह थे, बीडी जत्ती थे, ये और लास्ट कह रहा है वीवी गिरी थे। तो बताइए इन सभी में आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और बता दें लोकसभा की पहली बैठक अर्थात इसका गठन जो है 13 मई 1952 को हुआ था। कब भैया? 13 मई 1952 को जो है इसका गठन किया गया था। और इसी बैठक में जो है गणेश वासुदेव मालवंकर को जो है प्रथम अध्यक्ष जो है बनाया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। और खासकर आपके रेलवे एएलपी में जो है 2012 और 17 में भी ये पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत दिया हुआ है। पहला है व्यायाम, ट्रैक, बेसबॉल कोर्ट, अगला कह रहा है गोल्फ कोर्स, कुश्ती अखाड़ा। तो इन सभी में आपका गलत जो है ऑप्शन नंबर बी वाला दिया है, बेसबॉल कोर्ट, यही जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, यही जोड़ा आपका गलत है। और बता दें बेसबॉल के मैदान को कोर्ट नहीं डायमंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? डायमंड कहा जाता है बेसबॉल के मैदान को। तो याद रखिएगा इसे जो है डायमंड के नाम से जाना जाता है। और बता दें जो है कोर्ट जो है जिस मैदान को कहते हैं उसमें टेनिस और बैडमिंटन खेले जाते हैं। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, बेसबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? डायमंड कहा जाता है। और कोर्ट जो है टेनिस और बैडमिंटन के खेल के मैदान को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से यूरोपीय संघ में वर्तमान में सदस्य के रूप में कितने देश शामिल हैं? तो बताइए दोस्तों कितने देश शामिल हैं? 28, 27, 25, 22। तो इनमें जो है 27 देश जो है वर्तमान में शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो बताइए किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 35 में, अनुच्छेद 37 में या अनुच्छेद 39 में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 37 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है? तो बताइए कौन से भाग में जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है? पहला कह रहा है मूलभूत अधिकारों में, अगला कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में, अगला कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और लास्ट कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है
भारत के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत रूप में अंकित है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा गलत रूप में अंकित है? पहला कह रहा है काकतीय, वारंगल, दूसरा कह रहा है पांड्या, मदुरई, और अगला कह रहा है पल्लव, वेल्हौर, और लास्ट कह रहा है मौर्य, पाटलिपुत्र। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही जो है गलत दिया है, पल्लव, वेल्हौर, यही आपका गलत दिया हुआ है। और बता दें, पल्लवों की राजधानी जो है कांचीपुरम थी, और साथ ही ये भी बता दें कि चोल राजाओं की भी राजधानी कांचीपुरम थी। तो यही आपका गलत दिया था, पल्लवों की राजधानी कहाँ पर थी दोस्तों? कांचीपुरम थी। तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से तत्व आवश्यक है। तो बताइए दोस्तों, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अगला कह रहा है अवसर की समानता, तीसरा कह रहा है अधिकारों का संरक्षण, और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो है उपर्युक्त सभी के सभी जो है आवश्यक हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली में कौन कौन से? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता और अधिकारों का संरक्षण, ये तीनों के तीनों जो है जरूरी हैं। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए भैया, भारत में जो है संसदीय प्रणाली कहाँ के संविधान से ली गई है? रूसी संविधान से, कनाडा संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, या अमेरिकी संविधान से? तो संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अतिरिक्त मान किसके बराबर है? तो बताइए भैया, अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? निर्गत आगत का अंतर, दूसरा कह रहा है सकल लाभ, तीसरा कह रहा है पूंजीगत लाभ, और लास्ट कह रहा है विनिर्माण लाभ। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त मान जो है निर्गत आगत का अंतर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में कौन सी भाषा का भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेख नहीं है? तो इनमें से बताइए कौन सी भाषा का जो है 8वीं अनुसूची में उल्लेख नहीं है? सिंधी का, नेपाली का, अंग्रेजी का, या संस्कृत का? तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का जो है 8वीं अनुसूची में कोई भी उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का सामान्य होता है? तो बताइए, पहला कह रहा है मिनी टाटा माइक्रो कंप्यूटरों का नियम, दूसरा कह रहा है सुपर माइक्रो कंप्यूटर रॉक, तीसरा कह रहा है अनुरूप तथा अंकित कंप्यूटरों का, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अनुरूप तथा अंकित कंप्यूटरों का जो है यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है अर्थात काटती है? पहला कह रहा है कांगो नदी, दूसरा कह रहा है नील नदी, तीसरा कह रहा है नाइगर नदी, और लास्ट कह रहा है अमेजन नदी। तो इन सभी में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कांगो नदी, यही है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है अर्थात 2 बार काटती है। और बता दें, कांगो नदी जिसे जायरे के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है भैया, किसके नाम से? जायरे के नाम से इस नदी को जाना जाता है। तो याद रखिएगा। और बता दें, यह नील नदी के बाद जो है अफ्रीका की दूसरी जो है सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुणसूत्र किसके द्वारा बनते हैं? तो बताइए दोस्तों, गुणसूत्र किसके द्वारा बनते हैं? प्रोटीन के कारण, डीएनए के कारण, डीएनए तथा प्रोटीन दोनों के कारण, और अगला कह रहा है आरएनए के कारण।
तो राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन दोनों के कारण बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वे दो राजवंश कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था। तो बताइए दोस्तों, ऐसे कौन से दो राजवंश थे जो खिलजी वंश के पहले और बाद में जो है शासन किए थे। पहला कह रहा है सैयद तथा लोदी, दूसरा कह रहा है तुगलक तथा लोदी, तीसरा कह रहा है गुलाम तथा तुगलक, और लास्ट कह रहा है गुलाम तथा लोदी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गुलाम तथा तुगलक यही जो है खिलजी वंश के पहले और बाद में शासन किए थे। खिलजी वंश से पहले जो है गुलाम वंश हुआ था और खिलजी वंश के बाद में तुगलक शासक किए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। तो बताइए जनवरी 2025 तक भारत में जीएसटी का कलेक्शन कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पहला कह रहा है 1.86 लाख करोड़, दूसरा कह रहा है 1.66 लाख करोड़, तीसरा कह रहा है 1.76 लाख करोड़, और लास्ट कह रहा है 1.96 लाख करोड़। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1.96 लाख करोड़ के करीब जो है पहुंच गया है जीएसटी कलेक्शन। ठीक है भैया। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तो बताइए भैया किसने जो है 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। पहला कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा कह रहा है टीपू सुल्तान, तीसरा कह रहा है नाना साहब, और लास्ट कह रहा है तात्या टोपे। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टीपू सुल्तान यही जो है 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है हाल ही में हुए दिल्ली चुनाव में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में कौन बनी है। तो बताइए दोस्तों दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में कौन बनी है। पहला कह रहा है शीला दीक्षित, दूसरा कह रहा है रेखा गुप्ता, तीसरा कह रहा है अरविंद केजरीवाल, और लास्ट कह रहा है आतिशी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता अभी हाल ही में दिल्ली की नई सीएम के रूप में बनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो बताइए भैया कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, दूसरा कह रहा है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, अगला कह रहा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, और लास्ट कह रहा है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो बता दें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जो है मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 यही इसका सही जवाब हो जाएगा। और बता दें इस संविधान संशोधन को इंदिरा संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको जो है इंदिरा संविधान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है। तो बताइए दोस्तों पान की लता में जो जड़ बनती है वो कौन सी होती है। छायादार जड़ होती है, अनुलग्न जड़ होती है, आरोही जड़ होती है, अवस्तंभ जड़ होती है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आरोही जड़ कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। तो बताइए दोस्तों ट्राइटियम जो है किसका समस्थानिक है। फास्फोरस का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का जो है ट्राइटियम समस्थानिक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। तो बताइए भैया प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। पहला कह रहा है दयानंद सरस्वती, दूसरा कह रहा है रामकृष्ण परमहंस, अगला कह रहा है आत्माराम पांडुरंग और लास्ट कह रहा है स्वामी विवेकानंद। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें इनके द्वारा जो है 31 मार्च 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है भैया, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन सा तत्व रक्त में नहीं पाया जाता है। तो बताइए भैया रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। मैग्नीशियम, तांबा, लोहा, क्रोमियम। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तांबा जो है रक्त में नहीं पाया जाता है। और बात करें रक्त की तो यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है और यह क्षारीय भी होता है तथा इसका जो है पीएच मान की अगर बात करें तो 7.5 इसका पीएच मान रक्त का होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों सारे के सारे फैक्ट। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि गोबर गैस का प्रयुक्त अवयव है। तो बताइए भैया गोबर गैस में जो है प्रयुक्त अवयव कौन सा है। मेथेन है, क्लोरीन है, एथेन है, प्रोपेन है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मेथेन जो है गोबर गैस में प्रयुक्त होने वाला अवयव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें गोबर गैस संयंत्र की खोज जो है सीबी देसाई के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा भैया, सीबी देसाई के द्वारा इसकी गोबर गैस संयंत्र की जो है की गई थी। किसके द्वारा, सीबी देसाई के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा भैया। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न देशों में उनकी राजधानियों से मिलान करें। तो आपको एक तरफ देश दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित राजधानी दिया है, तो इनका आपको मिलान करना है। तो पहला कह रहा है अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना का जो है संबंध ब्यूनस आयर्स से हो जाएगा, ए का तीसरे से। अगला कह रहा है कोलंबिया, तो कोलंबिया की राजधानी जो है बोगोटा होती है, तो बी का पहले से। और अगला कह रहा है मिस्र, तो मिस्र की राजधानी जो है कायरो होती है, सी का चौथे से। और लास्ट कह रहा है जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे की राजधानी जो है हरारे होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है। तो बताइए भैया कंप्यूटर मेमोरी का जो है सबसे बड़ा साइज कौन सा है। पेटाबाइट है, योटाबाइट है, टेराबाइट है या गीगाबाइट है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर मेमोरी का जो है सबसे बड़ा साइज योटाबाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे सबसे छोटी मेमोरी पूछता है तो सबसे छोटी मेमोरी जो है टेराबाइट होती है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, दोनों जो है एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे बड़ी पूछता है तो योटाबाइट और सबसे छोटी पूछता है तो टेराबाइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट 40 क्वेश्चन थे। अगर भैया आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।